हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 6 की बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 है वस्तुओं के समरूप बनाना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। हमारी चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे मौजूद तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विविध प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। ये हमारे चारों ओर की वस्तुएं छपी हुई है। लिखा है, मान लीजिए हम प्लास्टिक की वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इस प्रकार की बहुत सी वस्तुओं पर इस समूह में स्थान मिल सकता है, क्योंकि दैनिक जीवन में जो हम लोग वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उनमें अधिकतर प्लास्टिक की ही होती हैं। आगे लिखा है, अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारी चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? अब ये क्रियाकलाप लिखा है, तो क्रियाकलाप 1 में लिखा है कि आइए अब हम अपनी चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इन संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। यानी जो वस्तुएं हमने इकट्ठी की है वो किस किस पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करेंगे। लिखा है, इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। ये सारणी ऐसी बनानी थी। इसमें से प्लेट जो है इस्पात, कांच, प्लास्टिक इनसे बनी हो सकती है। पेन प्लास्टिक और धातु से बना हो सकता है। पदार्थ जो है यहाँ पर लिखा है पदार्थ तो लकड़ी है, इससे इतनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, स्टेप, पहिए। इसके अलावा जो भी फर्नीचर बनते हैं, खिड़की, दरवाजा, वो सभी लकड़ी से बन सकते हैं। कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर आदि बन सकता है। ऐसे ही चमड़े से बताना है जूते, बेल्ट, पर्स। प्लास्टिक से तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं और रुई से रजाई बनती है, गत्ते बनते हैं। ये सब इसमें लिखना है। अब जानते हैं पदार्थों के गुणों के बारे में। लिखा है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता?
यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक अथवा धातु या कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना बनाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाते। अब क्रियाकलाप में लिखा है कि विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीड, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। ये क्रियाकलाप इसलिए लिखे होते हैं ताकि ये अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा द्वितीयवान व द्वितीयहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वह द्वितीयवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं और यही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिनमें चमक होती है वो सभी धातु होते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि धातुएं चमक उत्पन्न करती हैं। आगे लिखा है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। यानी जो धातु होती है वो चमक उत्पन्न करती है, परंतु कुछ धातुएं अपनी चमक को खो देती है। वो वायु में नमी के कारण होता है, इसलिए उनकी चमक दिखाई नहीं देती। पर अगर उन्हें रेगमाल से रगड़ा जाए या उन्हें काटा जाए उनकी पृष्ठ को तो उनमें चमक दिखाई देंगी। अब आगे लिखा है कठोरता। जब आप विभिन्न है कठोरता, तो कठोरता के बारे में जान लेते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। आगे लिखा है दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। क्या आप इन अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं?
अब विलय और अवलय के बारे में जानेंगे। तो क्रियाकलाप में ये पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार से इस गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो जल में जो पदार्थ मिलाए गए जैसे नमक, ये तो पूर्णतः जल में घुल जाता है। चीनी भी पूर्णतः जल में घुल जाती है, लेकिन बालू जो है वो गिलास की तली में नीचे इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही चाक पाउडर होता है, उसके भी थोड़े थोड़े कण जो है वो नीचे दिखाई पड़ते हैं। लकड़ी का बुरादा भी जल में नहीं घुलता है, ये नीचे इकट्ठा हो जाता है। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए या विलीन हो गए। अब जैसे नमक और चीनी है, ये जल में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है, यानी जो जल में पूर्णतः घुल गए, विलीन हो गए, उन्हीं को विलय कहा जाता है। आगे लिखा है, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय है। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो जो जल में घुल गए, विलीन हो गए, उनको विलय, और जो जल में नहीं घुले, नहीं विलीन हुए, उनको अविलय पदार्थ कहते हैं। तो विलय और अविलय के बारे में जान लिया। अब पूछा गया है क्या द्रव भी जल में घुल जाते हैं, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव के रूप में होते हैं लेकिन फिर भी जल में विलीन हो जाते हैं। तो उसी का क्रियाकलाप नीचे लिखा है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या यह द्रव के साथ मिश्रित हो जाता है। तो सिरका जो है वो भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भी जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है, लेकिन सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन ये जल में मिश्रित नहीं होते। लिखा है, जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराएं। अपने पेछड़ों को सारणी में लिखना है। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं, यानी जल में अब एक पृथक परत के रूप में एकत्र हो जाते हैं। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब लिखा है, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो कुछ वस्तुएं हैं जो जल में तैरती हैं, कुछ जो है वो डूब जाती है। तो उन्हीं के बारे में लिखा है। क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि जल में अवयव ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां
वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? वो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? अब जल में जो ठोस वस्तुएं हैं वो जल में डूब जाती हैं, जैसे लोहे की कील है जल में डूब जाती है, लोहे की चाबी है वो भी जल में डूब जाती है, सिक्के जल में डूब जाते हैं, जबकि पेड़ की पत्तियां, सूखी लकड़ी से बनी कोई चीज जल में तैरती रहती है। अब पारदर्शिता के बारे में जान लेते हैं। आपने लुक्का छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, यानी जिनसे हम आर पार देख सकते हैं उनको पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। आप देख सकते हैं दुकान में जो सामान होता है इसलिए पारदर्शी डिब्बों में रखा जाता है कि ग्राहकों को वो सामान आसानी से दिखाई दे। इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स में, गत्ते के डिब्बे में अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में संग्रहित कर सकते हैं? तो सरल शब्दों में समझे, जिनसे हम आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी, और जिनसे हम आर पार ना देख सके उनको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब क्रियाकलाप लिखा है कि कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप ये पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतया स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। यानी हम वस्तुओं को बल्ब की रोशनी को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे पदार्थ जो है पारभासी कहलाते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। यानी पहले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वसा का परीक्षण करना हो तो कागज के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं। यही यहाँ पर लिखा है। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? आगे लिखा है, अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों को अपनी
भिन्न दिखावट होती है। पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो ये टॉर्च वाला जो है, इसमें ये पता करना है कि अपनी जो हथेली है वो पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है। ये सभी ने बचपन में किया होगा। टॉर्च को ऐसे हथेली में लगा के टॉर्च का स्विच ऑन किया होगा तो हथेली जो है लाल लाल दिखाई पड़ती है। आगे लिखा है, हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखें। इस प्रकार की व्यवस्था हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो ये पाठ का सारांश लिखा हुआ है कि आज के पाठ में क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार इनको भी देख लेते। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अभिनय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। तो आज के लेसन में पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ा। पारदर्शी, अपारदर्शी, कठोरता, पारभासी, विलय और अविलय, इन सब के बारे में जाना। तो आज का ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।